हेलो। हेलो, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश के चैनल पर। अ, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आज दोस्तों दो बड़ी खबरें हैं और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें हैं दोनों। और बहुत ही मतलब खबरों का पूरे विश्व में जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसा आभास हो रहा है। तो पहली खबर तो है, आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति जो निर्वाचित हुए हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह है। और उस शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो मतलब राष्ट्रपति का चार्ज लेंगे और उसके बाद जो दुनिया में उलट पुलट होगा उसकी कल्पना अभी से की जा रही है। और बहुत सारे तो ये भी कह रहे हैं कि उसका कोई कयास नहीं लगाया जा सकता है। तो एक तो ये खबर है और दूसरी खबर है कि इजराइल और हमास के बीच में जो 15 महीने से युद्ध चल रहा था उस पर समझौता हो गया है। तो ये दोनों ही खबरें, ये जो युद्ध बंदी की खबर है ये भी पूरे विश्व में एक अलग तरह का प्रभाव डालने वाली है। और डोनाल्ड ट्रंप के आने का की जो खबर है वो भी एक अलग ही तरह का प्रभाव विश्व में डालेगी, ऐसा सोच रहे हैं लोग। तो इस खबर की का विश्लेषण करें उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दूसरे ग्रुप्स में और सोशल मीडिया के ऊपर भी इसको फॉरवर्ड करें। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं या कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। तो इस अपील के बाद मैं फिर इस खबर पर आता हूं। दोस्तों, आज के दिन की दो बड़ी खबरें भारत ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। दोनों ही खबरों का असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। और पहली खबर है, अमेरिका में आज व्यवस्था में परिवर्तन होने वाला है। आज अमेरिका के चुने हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 4 साल के लिए सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। सत्ता में न आने के पहले ही ट्रंप ने चुनाव जीतते ही पूरी दुनिया पर एक तरह का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। दबाव है ये तो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आतंक बचाना शुरू कर दिया था। तो मसलन उन्होंने कहा, कुछ ऐसे ही बयान दिए कि जिससे असर पूरी विश्व पर पड़ेगा। और जिसने भी ये बयान सुने वो आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से कहा कि क्यों ना कनाडा वो बातचीत करने गए थे उनसे। और जो निर्यात करता है कनाडा, कनाडा का काफी निर्यात है अमेरिका के साथ, और कनाडा के पक्ष में है वहाँ का व्यापार जो है अमेरिका और कनाडा का। तो वो बातचीत करने गए थे। उन्होंने जो टैरिफ बढ़ाने की बात कही थी ट्रंप ने, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए गए थे और उन्हें बधाई देने गए थे जीतने की। तो उन्होंने उनसे ये कहा कि क्यों ना टैरिफ वेरिफ तो छोड़ो, क्यों ना कनाडा को जो है अमेरिका का 51वां प्रदेश बना देते हैं, तो टैरिफ भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारी जो सुरक्षा की व्यवस्था भी जो है अमेरिका देख लेगा। तो इस तरह की एक मतलब
ऐसा एक उन्होंने बयान दिया। ये कोई दबाव नहीं था कि वो ये नहीं कहा कि हम इसको हड़प लेंगे, पर उन्होंने एक सुझाव दिया कि आप इसमें शामिल हो जाओ अमेरिका में। तो लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने थोड़े दिन बाद उसके लिए मना कर दिया। और मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था इसके ऊपर। तो ये 51वां राष्ट्र बनाना चाहते हैं। फिर उन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर भी बात कही। ये बयान न केवल जस्टिन ट्रूडो बल्कि पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर रहा है। उसके बाद तो उन्होंने ऐसे बयान और भी दोहराना शुरू कर दिया। उन्होंने ग्रीनलैंड को भी अमेरिका के आधिपत्य में लाने का अपना विचार जताया। उन्होंने पनामा नहर को भी अमेरिका नहर व इस पर अमेरिका प्रशासन का कब्जे की बात कही। ये सब बातें इतनी आसानी से होने वाली नहीं है। अमेरिका ने अवैध घुसपैठ, उन्होंने ग्रीनलैंड के बारे में तो ये भी कहा कि हम सेना भी भेज सकते हैं ग्रीनलैंड को कब्जा करने के लिए, और ग्रीनलैंड के लोग चाहते हैं कि हम अमेरिका में मिलें, जबकि ग्रीनलैंड के लोगों ने और वहाँ के प्रधानमंत्री ने साफ मना कर दिया। और ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क से जुड़ा हुआ है, मतलब है तो स्वायत्त है लेकिन डेनमार्क से जुड़ा हुआ। तो डेनमार्क ने भी इसके लिए मना किया। पनामा नहर की बात कही उन्होंने कि पनामा नहर को अमेरिका नहर नाम होना चाहिए पनामा नहर का, और अमेरिका के से उसको जोड़ लेते हैं। इसी तरह से वहाँ एक मैक्सिकन नहर भी है, उसके ऊपर भी अपना आधिपत्य जताने की बात कही उन्होंने। तो ये सारी बातें जो है बहुत ही आश्चर्यजनक है, और ये इतना आसान नहीं है। अच्छा, अमेरिका ने अवैध घुसपैठ को रोकने का बयान भी दिया। मतलब अमेरिका ने, मतलब ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी मेक्सिको की बॉर्डर पर दीवार चिनवाने के बयान दिए थे। क्योंकि सबसे ज़्यादा अमेरिका में अवैध प्रवेश या तो मेक्सिको से होते हैं या कनाडा से होते हैं। दो ही बॉर्डर खास हैं उनके, जो दोनों जगह से जो है ये कनाडा से अवैध प्रवेश रोकने के लिए कनाडा पर अमेरिका का 51वां प्रदेश बताना चाहते हैं, जिसके लिए कनाडा कभी तैयार नहीं होगा। ग्रीनलैंड में तो उन्होंने सेना के हस्तक्षेप से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनसे भी साफ कहा कि या तो युद्ध विराम का समझौता करो या फिर अपने साधनों से युद्ध लड़ो। अब अमेरिका की जनता के टैक्स का पैसा इजराइल को कोई मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने हमास को भी धमकाया, कहा या तो युद्ध बंद करो या ऐसा हाल करूंगा कि याद रख करोगे। असर देखिए आप, युद्ध विराम समझौते हो गया और आज से लागू हो जाएगा। उसकी बात अभी बाद में करेंगे। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी कहा है कि युद्ध विराम समझौता करो। उन्होंने कहा कि विश्व शांति होनी चाहिए। रूस ने यूक्रेन पर जितने भाग पर कब्जा कर रखा है वो उसी के पास रहेगा, यानी कि वर्तमान स्थिति में जहाँ है वहीं समझौता हो जाए। यह आश्चर्यजनक है। फैसला तो है लेकिन असंभव नहीं भी है तो भी कठिन अवश्य है, क्योंकि रूस इस युद्ध को विराम समझौते का तब तक नहीं करेगा जब तक यूक्रेन की सेना को रूस से खदेड़ नहीं देता। मतलब रूस के अंदर एक जगह, मतलब 300-400 किलोमीटर
किलोमीटर शायद उसने कब्जा कर लिया है, जहाँ कोई नहीं था, और एक अचानक हमला करके उसमें घुस गया। तो लेकिन 1200 किलोमीटर अंदर चला गया था, तो उसको खदेड़ दिया है 300-400 किलोमीटर हो रही है, और रूस उसको खदेड़ देगा जब तक ये समझौता होगा। अगर वो नहीं खदेड़ पाया तो मुझे लगता है कि ये समझौता मुश्किल होगा। युद्ध विराम समझौता तब तक नहीं करेगा जब तक यूक्रेन की सेना को रूस से खदेड़ नहीं देता। ईरान भी ट्रंप के आने से डरा हुआ है, और इसीलिए उसने अपने अंडरग्राउंड मिसाइलों व ड्रोन के स्टोर का सार्वजनिक प्रदर्शन किया कि कहीं अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला न कर दे। उन्होंने अपने राज्याभिषेक में जिनपिंग और पुतिन और इटली की मेलोनी को तो बुलाया, नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया। यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप के इस कार्यक्रम के लिए पूंजीपतियों को निमंत्रण दिया तो है, लेकिन वो मूल्य वसूल करके दिया है। मतलब हमारे यहाँ से जैसे अंबानी और उनकी पत्नी जा रही है, तो बताया जाता है कि 8 करोड़ रुपया उसका उन्होंने दिया है। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, ये खबरें चल रही है सोशल मीडिया पर, उससे मैं कह रहा हूँ। तो ये है अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने अमेरिका से व्यापार करने वाले देशों, विशेषकर अमेरिका को निर्यात करने वाले देशों को भी अपने एक बयान से चिंता में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि मैं आयात ड्यूटी 25% से 100% तक बढ़ा सकता हूँ। अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट अमेरिका और ग्रेटर अमेरिका के सपने भी दिखाते हैं। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी से लगाकर लगभग सभी राष्ट्रपति के कार्यकाल देखे हैं। कैनेडी, जॉनसन, निक्सन, गेराल्ड फोर्ड, जिमी कार्टर, रीगन, जॉर्ज बुश सीनियर और जूनियर, बिल क्लिंटन, ओबामा, ट्रंप और बाइडेन। लेकिन सत्ता संभालने के पहले वह पहले ही नहीं, बाद में भी विश्व को इतना चिंता में कभी भी किसी राष्ट्रपति ने नहीं डाला जितना इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने डाला है। तो ये है बाइडेन और बाइडेन प्रशासन। आज शपथ ले लेंगे बाइडेन, और कल से देखना है कि वो आज ही शायद 100 ऑर्डर पर साइन करने वाले हैं वो, और वो क्या ऑर्डर है, उसके ऊपर क्या असर होगा दुनिया पर, उसका बाद में अपन विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है, ये भी वैश्विक महत्व की है, और ये चिंता कम करने वाली खबर है। हमास इजराइल युद्ध, या यूं कहें कि फिलिस्तीनी इजराइल युद्ध विराम समझौते पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, बल्कि उसे लागू करने के संकेत भी दे दिए हैं। हमास ने अपने यहाँ बंधक बनाए इजराइल के लोगों में से 3 महिला बंधकों को रिहा कर दिया है। उनके बदले इजराइल जेल से बंद फिलिस्तीनियां यूं कहें हमास के 99 लड़कों को छोड़ रहा है। अभी समझौता अस्थायी है, 15 दिन बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वापस बातचीत होगी और आगे समझौते को बढ़ाया जाएगा। तो 15 महीने के युद्ध के बाद शुरुआत तो अच्छी हुई है, लेकिन अभी 30 और बंधक रिहा होंगे, और उसके बदले इजराइल 900 से ज़्यादा सैनिकों को, मतलब कैदियों को, जिनको उन्होंने गिरफ्तार कर रखे हैं, और बल्कि कईयों को तो लाइफ प्रिजनमेंट है, और उनको भी जो है उनको छोड़ा जा रहा है। हमास के लड़ाके खुश हैं कि युद्ध विराम हो गया और उनकी लगभग सभी मांगे मान ली गई। सबसे बड़ा सवाल गाजा पट्टी पर नियंत्रण किसका होगा। इजराइल चाहता था कि
वेस्ट बैंक में जैसे महमूद अब्बास नियंत्रण कर रहा है, गाजा को भी उन्हें ही दे दिया जाए ताकि एक तरह से इजराइल के नियंत्रण में रहे। हमास ने यह शर्त नहीं मानी। इजराइल गाजा के अपने सेना को भी रखना चाहता था, लेकिन अब समझौते के अनुसार गाजा के इजराइल की सेना को पूरी तरह से वापस बुला लेना होगा। इस युद्ध में किसको क्या मिला और समझौते में से क्या खोया? तो हमास की तो जीत इस तरह हुई है कि इजराइल हमास को बिल्कुल खत्म कर देना चाहता था। उसकी जगह इजराइल को 15 महीनों की लड़ाई के बाद समझौते की टेबल पर आना पड़ा और न तो इजराइल न तो हमास को खत्म कर पाया और न ही अपने बंधक छुड़ा पाया। सबसे बड़ा नुकसान इजराइल को यह हुआ कि जो इजराइल की सेना और मोसाद के लिए बना हुआ था, एक परसेप्शन बना हुआ था कि बहुत मजबूत सेना है और मोसाद जो है सबसे तेज गुप्तचर संस्था है, शातिर जिसको कहना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही परसेप्शन खत्म हो गए क्योंकि 15 महीने में न तो मोसाद पता लगा पाया कि ये बंदक कहाँ रखे हैं और न इजराइल जो है हमास को खत्म कर पाया। मोसाद कोई जासूस, अब ये इससे इतना जबरदस्त डेंट लगा और लोगों में ये हो गया, पूरी दुनिया में ये हो गया कि भाई हमास मतलब ये मोसाद कोई बहुत नंबर 1 पावरफुल संस्था नहीं है जासूसी, और 15 महीनों तक अपने बंदूकों का पता नहीं लगा पाया और इजराइल के सेना की भी पोल खुल गई कि ये बहुत ताकतवर सेना नहीं है या ये बहुत स्ट्रेटेजिक सेना नहीं है। 15 महीने तक ये हमास को खत्म नहीं कर पाए। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के व्यापार करने वाले देशों को तो क्योंकि हमास तो क्या है कि कोई रेगुलर आर्मी भी नहीं है, मतलब हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है समझ लीजिए आप, या आंदोलनकारी ग्रुप है, या अपना स्वतंत्रता सेनानियों का एक ग्रुप है जो अपने देश को इजराइल के चंगुल से आज़ाद कराना चाहता है। तो लेकिन और उसकी आर्मी भी नहीं है, वो तो सिर्फ कुछ लड़ाके हैं जो हथियारों से लड़ रहे हैं। 30,000 कुल लड़ाके हैं और बिना हवाई कवर के, कोई हवाई कवर नहीं है उनके पास, कोई नेवल नहीं है उनके पास, मतलब किसी तरह की कोई जो एक इस्टेब्लिशमेंट होता है सेना का, उस तरह का कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। सिर्फ उनकी हिम्मत है और देश को आज़ाद कराने की एक लगन। तो ऐसे में उस तरह के देश, मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि श्रीलंका में लिट्टे थे, लिट्टे को श्रीलंका ने खत्म कर दिया, लेकिन ये हमास को खत्म नहीं कर पाए। तो 15 महीनों तक इजराइल की सेना नहीं हरा पाई। यह बात सही है कि गाजा को तहस नहस कर दिया, मतलब मिसाइल्स और टैंक और पता नहीं ड्रोन्स और सब तरह के हमले किए, बॉम्ब और गाजा जो सब तहस नहस कर दिया, ख़त्म कर दिया बिल्कुल गाजा को, मतलब उनके हॉस्पिटल्स ख़त्म कर दिए, स्कूल्स ढहा दिए, मतलब क्या चीज़ नहीं हुई, सब कुछ। और 20-22 लाख लोगों को गाजा नॉर्थ से साउथ में और साउथ से नॉर्थ में इधर उधर मतलब भटकाते रहे और उनके खाने पीने की जो व्यवस्था थी उसको भी रोक दी। दोनों तरफ, मिस्र की तरफ से भी इन्होंने कब्जा कर लिया इजराइल ने, और नॉर्थ में तो इनका कब्जा था ही। तो दोनों तरफ से मतलब राहत सामग्री को भी अंदर नहीं जाने दिया। उसके बावजूद, सबसे बड़ी बात यह, उसके बावजूद कोई भी
माफ़ी मांगने बाहर नहीं आया। किसी ने ये नहीं कहा कि गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। ये बात किसी ने नहीं कही, किसी भी नागरिक ने भी नहीं की। वो सब ये सब सहन करते रहे, जितनी भी जातियां ये कर रहे थे, इजराइल और अमेरिका और यूरोप के देश सब जो भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उफ नहीं किया। कष्ट तो भोगे और इधर से उधर भी हुए और सारी चीजें हुई, लेकिन उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। तो 45,000 से ज़्यादा लोग गाजा पट्टी में मारे गए, जिसमें सबसे अधिक महिलाएं व बच्चे मारे गए, लेकिन लड़ाकों को हौसला नहीं तोड़ पाए। उनको फिलिस्तीनी अलग देश की मांग से पीछे नहीं हटा पाए। नेतन्याहू को ग्रेटर इजराइल का राग अलापते रहे, उस जो अलाप रहे थे उस पर पानी फिर गया और दो देश के सूत्र पर दुनिया के बड़े देश फिर से विचार करने लगे। 8 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले और बंधक बना के लाने का उद्देश्य यही था कि वे अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जिसे इजराइल ने दबोच लिया है। तो ये है हमास का मामला। और नेतन्याहू की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई है कि 15 महीनों के युद्ध से इजराइल को कुछ नहीं हासिल हुआ। उन्होंने देश को विश्वास में दिलाया था कि वे बंधकों को सही सलामत छुड़ा लेंगे और हमास का नामो निशान मिटा देंगे। दोनों ही काम वे नहीं कर पाए। उनके देश के वे लोग तो खुश हैं जो युद्धबंदी चाहते थे, लेकिन उनके मंत्री मंडल के सदस्य स्वयं सुरक्षा मंत्री इस समझौते से इतने नाराज हैं कि उन्होंने मुख्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा ही दे दिया। यही नहीं, अमेरिका, यूरोप सहित पूरे देश में नेतन्याहू के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि चाहे बताएं या ना बताएं, इजराइल के भी काफ़ी लोग मारे गए हैं और उनकी रातों की नींद हराम हो गई। जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो बना करके बताया था कि हूती के जो मिसाइल अटैक्स हैं उसकी वजह से वो रात में सोते सोते सायरन बजता है और उठ के भागना पड़ता है, शेल्टर होम में जाना पड़ता है। तो इस तरह के कामों से वहाँ के लोग बहुत दुखी थे। तो इस युद्ध विराम से उनको जरूर राहत मिली है। नेतन्याहू के खिलाफ सारे विश्व में प्रदर्शन हो रहे हैं, यूरोप में, अमेरिका में, इवन इजराइल में भी। तो और नेतन्याहू ये समझ रहे थे कि ट्रंप के आने के बाद हमारी स्थिति बदल जाएगी और हम जो है हमास पर पूरी तरह कब्जा कर लेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। हमास से समझौता करना पड़ा। और एक और चिंता ये है कि हम जैसे नरेंद्र मोदी को उनके उसमें नहीं बुलाया शपथ ग्रहण समारोह में या उस उत्सव में, उसी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू को भी नहीं बुलाया। तो ये और उनके लिए एक चिंता का विषय बन गया। समझौते के टेबल पर आना पड़ा। एक और परेशानी ये है कि उन्हें भी अपने समारोह में आमंत्रित नहीं किया। बस अब देखना यह है कि 15 दिन बाद क्या होता है। हमास इजराइल समझौता आगे बढ़ता है या वापस जंग शुरू होगा। वैसे जंग वापस शुरू होने के अवसर बहुत ही कम है नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब हिजबुल्लाह, हमास और हूती के हौसले बहुत बुलंद हैं। इधर इजराइल, अमेरिका दोनों ने देख लिया है कि जंग से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए लगता है कि अब इस समझौते को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोनों खबरें बहुत महत्वपूर्ण हैं आज की, और इसलिए हमने आज इस पर वीडियो बनाना की सोची। खैर, अगर ये इसको समाप्त करें उसके पहले मैं फिर एक बार वो अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फॉरवर्ड करें,
अपने दूसरे सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी डालें और लोगों से ये आग्रह करें कि हमारे इस चैनल को वो भी सब्सक्राइब करें। आपके अगर आप कमेंट लिखें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमें और अच्छा करने को प्रेरित करेंगे, इसी आशा के साथ कि आप हमें पूरा समर्थन करेंगे। मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे और किसी दूसरे वीडियो के साथ।